मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख कहां किया गया है। कारी का मतलब क्या होता है। काला नमक कौन से खाद्य फसल की एक विशेष किस्म होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में बताऊंगा कि चारुदत्त नाम के विद्वान कौन हुए हैं आपके, और भास का संबंध किससे है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां से कि कई महत्वपूर्ण आपके भास के नाटकों को प्राप्त किया गया है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये मॉक टेस्ट हमारा 6वां चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इस मॉक टेस्ट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो हमारा एग्जाम आ रहा है, जो भी वनडे एग्जाम है अभी हम हाल में देने वाले हैं या इसके बाद भी आएगा, ये मॉक टेस्ट उसके लिए प्रभावी होने वाले हैं। इसलिए आप सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बहुत इस महत्वपूर्ण आपके 6वें मॉक टेस्ट में बात करेंगे। आपके यहाँ पर ये हमारा ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है आपका, और ये कौन से नंबर का है, 6वें नंबर का है। और यही पढ़ाई की पंचायत पर इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, ये मैंने पहले बता दिया, 6वां नंबर चल रहा है। संगम युग में मैंने पीछे चर्चा करी आपसे, उरैयूर ये किसके लिए विख्यात रहा है। क्या ये मसालों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है ये वाला, क्या कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आपको जानना चाहिए पहली बात तो कि जो उरैयूर क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है। तो उरैयूर यहां पर कपास के व्यापार के लिए ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है, अर्थात इसका आंसर क्या है, बी सही है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब प्रश्न है उरैयूर क्या है। तो ये वर्तमान समय में उरैयूर एक क्षेत्र रहा है जो आज हमारा तमिलनाडु है। यहां पर तमिलनाडु है ये क्षेत्र आपके, इसका एक जिला है तिरुचिरापल्ली, एक जिला है हमारे यहाँ पर, उसका नाम है आपके तिरुचिरापल्ली। ध्यान देंगे आप यहाँ पर, ये तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इस जिले में यहां पड़ता है। ये कावेरी नदी के तट पर, कावेरी के तट पर है ये स्थान, बड़ा फेमस रहा है आपके। और ये चोलों की राजधानी रहा है, इसको याद करेंगे यहाँ पर, चोलों की ये राजधानी रहा है बहुत लंबे समय तक। और आपको यही याद करना है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये क्षेत्र है उरैयूर, ये किसकी राजधानी रही है। तो आपको बताना चोल वंश के शासकों की राजधानी कौन सी रही है, उरैयूर रही है। इसे एक अन्य नाम जो बहुत फेमस है, जो मैं आपको यहाँ लिखने वाला हूं आपके लिए, ऐसा कुछ अन्य नाम भी है, इसको कई अन्य नामों से जाना जाता था आपके। और वो नाम आपके यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। ये नाम है आपके, एक नाम है ऐसी उरैयूर का कारी, ये कारी नाम, और एक वारा नाम, इसका नाम है वाराणम। ये आपके दोनों इसी के नाम हुआ करते थे उरैयूर क्षेत्र के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो ये है कि ये कौन सी नदी पर रहा आपके, तो कावेरी नदी पर रहा है, और वर्तमान में ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आप बताएंगे इस बात को, जो उरैयूर क्षेत्र है ये आपके सूती वस्त्र, ये रहा सूती वस्त्र और कपास का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इनका यहां से निर्यात किया जाता था बहुत बड़े पैमाने पर, और ये तत्कालीन चोलों की आय के बड़े स्रोत हुआ करते थे। तो इन बातों को याद करेंगे। इसके अन्य नाम भी बता दी मैं उरैयूर के मैंने, और उरैयूर क्षेत्र चोलों की राजधानी रही है। ये हमारा पहला आज के मॉक टेस्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। अगला हमारा क्वेश्चन है ये मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है, क्या अश्वघोष है, विशाखदत्त है, क्या कालिदास है, या क्या भास है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो विशाखदत्त, इसका उत्तर सही है आपका, यहां से ये बी उत्तर सही है इसका। विशाखदत्त ने दो महत्वपूर्ण आपके जो ग्रंथ मिलते हैं हमें, एक तो यही मुद्रा राक्षस, दूसरा आपके देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम है। इसको भी आप लोग यहां अंडरलाइन करेंगे और लिख लेंगे इसको, देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों महत्वपूर्ण है। देवी चंद्रगुप्तम में आपके गुप्त वंश के रामगुप्त और उसकी पत्नी का उल्लेख किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा मतलब यहाँ पर मुद्रा राक्षस से है। कई सारे बच्चों के माइंड में आता है विशाखदत्त किस काल का व्यक्ति है आपके, ये तो ये 4वीं शताब्दी का, 4th सेंचुरी का है। ये 400 का ईस्वी यहां से जुड़ा हुआ है आपके, और इसका सीधा संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त यहां पर सीधा संबंध है आपके। ये कई बार हमारे एग्जाम पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे इसका संबंध आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से है, चंद्रगुप्त सेकंड से है, जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक माना जाता है, इससे जुड़ा हुआ है। और इसने जो किताब लिखी है आपके विशाखदत्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसकी किताबों का संबंध है किसका, विशाखदत्त का,
वो संबंध राजनीति से किससे है? वो राजनीति से है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है कि जो मुद्रा राक्षस है इसका संबंध मौर्य वंश से। आपके एग्जाम आएगा कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मुद्रा राक्षस का संबंध जो है वो आपके मौर्य वंश से। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, ये मौर्य वंश से है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और मौर्य वंश में किससे विशेष तौर पर? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से है। ये दो महत्वपूर्ण किताब बताई मैंने आपको यहाँ पर, और दोनों का संबंध अलग अलग है। अगर देवी चंद्रगुप्तम आएगा तो ये गुप्त काल की रचना है, ये गुप्त काल की गुप्त लोगों से जुड़ी हुई है, रामगुप्त वगैरह जुड़ी हुई है। और जो विशाखदत्ता आएगी आपके, कौन सी किताब आएगी? जो आपके मुद्रा राक्षस आएगी, अगर आपके जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ये, तो इसका संबंध किससे है आपके मुद्रा राक्षस का? इसका संबंध मौर्य वंश से। ये दोनों किताब महत्वपूर्ण है और इसका जो लेखन है वो मूलतः राजनीति से प्रेरित है। आप एग्जाम आएगा कि जो आपका इसका लेखन है वो किससे जुड़ा हुआ है आपके, तो बता देंगे आपका इसका लेखन है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। यानी इसका जो पूरा का पूरा जो व्याख्या है वो राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई है, आपके घटनाक्रम से। इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बड़ा खुश रहता था, ऐसा माना जाता है। इन दोनों को रट लेंगे, देवी चंद्रगुप्तम और आपका मुद्रा राक्षस, ये दोनों ही पुस्तकें आपके किसकी है? ये आपके विशाखदत्त की है। इन दोनों को रट के जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है आपके? क्या कल्हण है, विल्हण है, जयानक है, चंद्रबरदाई है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर है आपके एग्जाम में आने वाला वो आपका ये है, इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। ये आपके पृथ्वीराज चौहान का राज दरबारी कवि भी है। किसका ये? पृथ्वीराज चौहान थर्ड में लिखा है, PR से थर्ड लिखा है। इसका दरबारी कवि भी है और इसका मित्र भी है। अब प्रश्न ये बनेगा, कल्हण की, इसकी किताब लिख देता हूं यहां पर, कल्हण की वो राज तरंगणी है। कौन सी है? राज तरंगणी है। इसको याद कर लेंगे यहां से, ये वाली। विल्हण की जो किताब है वो विक्रमांक देव चरित है, विक्रमांक देव चरित, ये किताब इसकी है आपके, इसको भी याद कर लेंगे यहां से। इसके अलावा जयानक की अगर आएगी तो बताएंगे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वी यहां से कर लेंगे राज विजय। इन तीनों चारों पुस्तकों को उतार लेंगे आपके, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें जो एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है वो ये है राज तरंगणी, क्योंकि इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। किससे है? ये कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई सबसे ऑथेंटिक, सबसे अधिक आधिकारिक पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? आपके राज तरंगणी, जो कि कल्हण द्वारा लिखित है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो क्या है? वो चंद्रबरदाई है। यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राज दरबारी कवि भी था, उसका मित्र भी था। और आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को एक बहुत महत्वपूर्ण एक उपनाम से जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, वो है आपके राय पिथौरा। ये मैं जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोग जान लें इस बात को, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और कल्हण किताब का नाम है राज तरंगणी, विल्हण की विक्रमांक देवचरित, और जयानक की पृथ्वीराज विजय, और चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज रासो लिखता है। ये हमारे सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। और ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और सारी चीजों को नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्ता का लेखक यानी ऑथर कौन है? क्या कालिदास है, भास है, क्या भवभूति है, क्या राजशेखर है? तो इसका सही उत्तर है आपका, इसका लेखक कौन है आपके? इसका लेखक भास है। कौन है? भास है। भास के आपको जान लेना, भास के दो नाटक बड़े फेमस है, एक तो ये है, इसके अलावा चारुदत्तम, ये भी बड़ा एक फेमस आपका इनका नाटक है चारुदत्तम। आपके दो, स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्तम। ऐसा माना जाता है इनके कुल 13 नाटक मिले हैं, ऐसी मान्यता रही है इनके बारे में। और ये नाटक आपके त्रावणकोर के राजा से प्राप्त किए एक व्यक्ति ने, उनका नाम है आपके गणपति शास्त्री, बहुत बड़े हमारे विद्वान हैं। इन्होंने इन 13 नाटकों को प्राप्त किया है। किसने? गणपति शास्त्री जी ने आपके त्रावणकोर के राजा से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है। ये 13 नाटक किसके हैं? ये 13 नाटक भास के हैं।
और ये नाटक आपके सिद्ध करते हैं कि भास का राजनीतिक चरित्र और व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा। तो आपको रट के जाना है, स्वप्न वासव दत्ता आएगा तो भास मारेंगे, चारू दत्तम आएगा तो भास मारेंगे। कितने नाटक हैं? 13 हैं। इनको नाटकों किसने प्राप्त किया है? गणपति शास्त्री ने। किससे प्राप्त किया है? तो ट्रावणकोर के राजा से। और ट्रावणकोर कहां पड़ता है? केरल में। कहां पड़ता है? ये केरल की एक रियासत थी आपकी, कौन सी? ट्रावणकोर। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। इन कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। जब भी पेपर बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, उसके नेचर को समझेंगे। कह रहा कौन सा सही नहीं है, ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में हुआ, ये आपका पहला मामला है। क्या ये सही नहीं है? ये वाला सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये वाला। फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और फिर कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यहां से इसका मतलब हुआ आपके सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत में सुनवाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गलत बताना है तो कौन सा गलत है? ये यहां पर उत्तर आपका सही है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को यहां 2007 से यहां से कोर्ट मार्शल के निर्णयों को भी सुनने की अनुमति मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मार्शल जो कि आपके जो सैनिक न्यायालय होते हैं, वहां से किसी सैनिक को कोर्ट मार्शल हुआ यदि, तो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय गठन आपके 1950 में हुआ है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये बिल्कुल सही है। और ये कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की अपीलों को सुन सकता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ये गलत है। वो कह रहा कौन सही नहीं है, तो ये वाला सी वाला स्टेटमेंट हमारा पूर्णतः गलत है कि इनको छोड़ करके, छोड़ लिख रहा है यहाँ पे, कितना बारीकी से पूछा है उसने, तो इसका सी गलत उत्तर है। बाकी तीन हमारा ए बी सी ये तीनों हमारे सही हैं। मैं फिर कहूंगा इसको बड़ी बारीकी से देखेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पेपर में इतना बिल्कुल महीन तरीके से, इतना बहुत नजदीक पूछ लेता है एग्जाम में, तो बहुत आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो एक सही, ये सही और ये सही, कौन सा गलत है? सी गलत है। तो हम मार के आएंगे सी हमारा उत्तर हुआ। क्या उत्तर है हमारा? सी उत्तर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारा इस सीरीज का 6वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? कहां के? राज्य सरकार। ध्यान देना, वो राज्य का पूछ रहा है। क्या वो मुख्यमंत्री होते हैं? क्या वो राज्यपाल होते हैं? क्या मुख्यमंत्री का सचिव होता है या मुख्य सचिव होता है? किसका पूछ रहा है? वो राज्य का कार्यकारी पूछ रहा है, संवैधानिक प्रमुख पूछ रहा है। तो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को गवर्नर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, हम जानते हैं पहले से। और आप जानते हो एक बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 में ये रहा, इसका स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी, राज्य कार्यपाल का शक्ति का प्रमुख होगा, कार्यपाल का शक्ति का, और वह सीधे तौर पर स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से राज्य के कार्यकाल को, राज्य के कार्य को चलाएगा, राज्य के शासन को चलाएगा, खुद चलाए या अपने अधीनस्थों के माध्यम से चलाए। यानी कि राज्य के कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और मैं पहले बता चुका हूं, इस राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में हुआ है। कहां हुआ है? अगर आएगा कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ है, तो बताएंगे 153 में हुआ है। और अगर यहां आएगा जो कार्यपाल का शक्ति है वो किसमें निहित होगी, तो वो आपके वो राज्यपाल में निहित होगी। ये कार्यपाल का शक्ति है जो राज्यपाल में निहित होगी आपके, और वो इनका प्रयोग स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करे। इस बात का उल्लेख स्पष्ट तौर पर संविधान में किया गया है। इसको रट कर जाएंगे यहां से। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, रिजिग्नेशन, किसको संबोधित करके देगा? कहां का? हाई कोर्ट का। ध्यान दें कुछ विद्यार्थी, या उच्च न्यायालय का मतलब मेरा हाई कोर्ट से यहां पर क्या राष्ट्रपति को देगा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या राज्य के राज्यपाल को देगा? इसका गैस करते रहिए माइंड में, ऐसे प्रश्नों को गैस करते रहिए। तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताया करो, तुरंत जैसे क्वेश्चन मिले झपट्टा मारिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो कि इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी। जितना तेजी से बताएंगे आप लोग तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके माइंड में तुरंत इसका आंसर आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। क्या उत्तर है? राष्ट्रपति सही उत्तर है। इसका मतलब हुआ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का त्याग पत्र वो किसको संबोधित करेगा, किसको एड्रेस करके देगा? तो आपको जानना चाहिए इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नियुक्ति भी यही करेंगे
यानी नियुक्ति भी यही करेंगे और इनका त्याग पत्र भी यही स्वीकार करते हैं आपके। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो ध्यान देना मेरी तरफ, यहाँ पर कार्यकाल इनका 62 वर्ष की आयु तक होता है, अर्थात ये अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं हटना चाहें अपने कार्यकाल से पूर्व तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपकर कभी भी हट सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, संयुक्त प्रांत का यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया है? ये मैं पीछे बता चुका हूं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी का पुराना नाम है, इसका नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया है। इस पर मैं चर्चा पीछे कर चुका हूं, इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, यानी कि यूपी डे मनाते हैं। इस पर मैं चर्चा पीछे कर चुका हूं, इसलिए यहां ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश हुआ है, इसीलिए यूपी 24 जनवरी को अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है, अपना जन्म दिवस मनाता है, अपना जन्मदिन मनाता है 24 जनवरी को। यहां देखेंगे आप लोग, काला नमक, ये वाला क्या है? ये काला नमक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान देंगे, मैं पीछे बता चुका हूं, पुनः फिर बता रहा हूं। काला नमक चावल की एक किस्म है, एक जिला एक उत्पाद योजना में यूपी के किस जिले में ऐसे एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। पीछे मैं कल चर्चा कर दी है पिछले वीडियो में आपके, ये 6वां मॉक टेस्ट चल रहा है, 5वें मॉक टेस्ट में चर्चा कर चुका हूं। ये सुगंधित चावल है, खुशबूदार चावल है, चावल की विशेष किस्म है और इसको तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में इसका विकास किया गया है। ये चावल की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म है, एक अच्छी स्वादिष्ट किस्म है, सुगंधित किस्म है आपके, ये चावल की एक विशेष किस्म मानी जाती है। इसका विकास सिद्धार्थनगर में विशेष तौर पर उगाया जाता है और इसे ओडीओपी के अंतर्गत या ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूफी कवि कौन अमीर खुसरो का जन्म यूपी में कहां हुआ है, किस जिले में हुआ है? क्या बुलंदशहर में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, एटा में हुआ है, फैजाबाद में हुआ है? बिल्कुल गैस करते रहिए तुरंत, आपके मेरे बोलते ही तुरंत। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ है। कहां हुआ है? एटा में हुआ है। और एटा में कहां हुआ है? एटा के पटियाली गांव में। कहां पर? एटा के पटियाली गांव में हुआ है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर हुआ है एटा के पटियाली गांव में। और कब हुआ है आपके? तो 1253 में हुआ है। कब हुआ है? 1253 ईस्वी में हुआ है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको इनके बारे में। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। क्या किया इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। इसको लिखेंगे यहां पर, इसको रटेंगे। पहली बात तो इनके बारे में ये बता रहा हूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इनके चलते सितार और तबला इन्होंने आविष्कार किया है। सितार का और तबला का यही आविष्कारक हैं। इसको आप याद कर लेंगे यहां से, सितार को और तबला को। कौन है वो आपके? वो आपका और कोई नहीं बल्कि कौन है आपके? वो आपके यही अमीर खुसरो हैं। सितार और तबले के आविष्कारक हैं ये। इसको हम कर लेंगे यहां से, ये लाने वाले। तीसरी बात, बड़ी बात इनके बारे में ये है कि सूफी कवि भी हैं और ये इन्होंने चिश्ती संप्रदाय से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे आपके? ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े रहे आपके। इसको भी आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके बारे में एक बात और फेमस है आपके, अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के, बहुत काम की बात यह आ गई, दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों, कितने शासकों? 8 शासकों का कार्यकाल देखा। और हंसाने के लिए मैं कह सकता हूं कि 8 शासक मर गए इनके शासनकाल में, यानी बार बार शासक आते हैं चले जाते हैं पर ये नहीं जा रहे हैं, ये नहीं मर रहे हैं आपके। यानी इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर 8 शासकों के शासनकाल को देखा है। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। इनकी एक दो रचना बताता हूं मैं आपको। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं जोड़ देकर बता रहा हूं इनके बारे में थोड़ा सा। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है तुगलकनामा। कौन सी? तुगलकनामा। ये बड़ी फेमस किताब है आपके यहां से, तुगलकनामा। इसके अलावा तारीख ए अलाई बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। कई सारी पुस्तकें हैं, इन पर मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, ये इन्हीं की पुस्तक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में राज दरबारी कवि के तौर पर रहे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। और मैं यह चर्चा कर चुका हूं इनके ऊपर। इन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का विकास किया है और खड़ी बोली के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बल्कि मैं कहूं खड़ी बोली का विकास इन्होंने किया है। इसके में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा,
बहू बेगम, ये रहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका पीछे, पुनः बता रहा हूं। बहू बेगम का ये मकबरा है वो यूपी में कहां स्थित है आपके, कहां, लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, फैजाबाद में। तो ये फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद को वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? अयोध्या धाम कहा जा रहा है वर्तमान में इसको। अयोध्या धाम है हमारा ये, फैजाबाद ये है, और यहीं पर बहू बेगम का मकबरा बना हुआ है। तो यहां एक एग्जाम में आएगा, बहू बेगम ये किसकी पत्नी है, आखिर ये किसकी पत्नी है आपके? तो आपको जानना चाहिए ये शुजा-उद-दौला की पत्नी है। किसकी है? शुजा-उद-दौला की पत्नी है। यहां पर शुजा-उद-दौला की, ये अवध के नवाब थे। कौन थे? ये अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो है आपके ये बहू बेगम जो मकबरा है क्यों जाना जाता है, तो ये फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारत है। फैजाबाद की सबसे ऊंची बहुमंजिला सबसे ऊंची इमारत है। ये इसकी बड़ी विशेषता है इसकी, पूरे फैजाबाद में इससे ऊंची इमारत कोई भी नहीं है। दूसरी बात, ये यहां पर पहली गैर मुगल इस्लामिक इमारत है। इसको लिख लेंगे आप लोग यहां पर, पहली गैर मुगल इस्लामिक, यानी फैजाबाद में स्थित ये पहली गैर मुगल इस्लामिक ये आपकी भवन है, बिल्डिंग है, इमारत है। इसको रट कर जाएंगे। ये फैजाबाद में स्थित है आपके, और शुजा-उद-दौला की ये पत्नी रही है आपके। कौन? बहू बेगम आपके, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया आपके। इसे कई बार लोग इसकी तुलना ताजमहल से भी कर देते हैं आपके, लेकिन जान लेना ये मकबरा है, टॉम्ब है, और आगरा में स्थित ताजमहल भी एक टॉम्ब है, वो भी एक मकबरा है, और ये भी एक मकबरा है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे आपके। इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अम्मा जी कहा गया है? कौन है इनमें से? क्या गिरजा देवी हैं, किशोरी अमोनकर हैं, या वसुंधरा हैं, या हीराबाई बारोड़कर हैं? तो वो गिरजा देवी हैं हमारी, ये वाली। इन्हें आपके प्यार से उनके जो शिष्य थे वो अम्मा जी कहते हैं आपके, और इन्होंने कई सारे ख्याल गायकी है यहाँ पर, या आपके ध्रुपद है, या आपके टप्पा शैली है, ये टप्पा शैली है। इन सब पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपना जो आपके इनका जो गायका जो क्षेत्र है इसको बढ़ावा दिया है अपने गायकी को आपके यहाँ से। और इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है आपके, यानी वैसे ऐसे लोग मरते नहीं, फिर भी इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया है। इस शैली को बढ़ावा दिया, ख्याल गायकी को, ध्रुपद को, टप्पा शैली को, और इनके शिष्य ने प्रेम से अम्मा जी कहकर बुलाया करते थे। कौन है वो गिरजा देवी हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित है? कौन? योगी आदित्यनाथ। क्या नागा हैं, नाथ हैं, कालमुख हैं, या माधव हैं? तो ये मैं पीछे बताया है, हमारे एग्जाम में आ भी चुका है। आपका संबंध नाथ संप्रदाय से किससे है? आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये आपका इनका जो मूल नाम है, शायद कम बच्चों को मालूम होगा आपके, वो आदित्य सिंह, क्या नाम है इनका? आदित्य सिंह बिष्ट है। ये कम बच्चों को पता होगा। ये योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है आपके, आदित्य सिंह बिष्ट आपके, ये इनका मूल नाम है। और आपका संबंध कहां से है? आपका संबंध उत्तराखंड से। कहां से है? उत्तराखंड से ना संबंध है आपका, ये वाला। ये अजय सिंह बिष्ट है, थोड़ा सही कर लेंगे इसको। ये अजय सिंह है, थोड़ा सही कर लेंगे इसको। यहाँ पे ये अजय सिंह बिष्ट है, जरा सही कर लेंगे इसको। ये अजय सिंह है, थोड़ा सा यहाँ सही करेंगे, अजय सिंह बिष्ट है, ये नाम इनका मूल नाम है, अजय सिंह बिष्ट नाम है इनका। और आपका संबंध, आपका जो जन्म हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ, और जो आपकी कर्मस्थली है, कर्मस्थली आपकी यूपी है, कर्मस्थली आपकी यूपी है, और आपका जन्म आपके उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के ऐसे बेटे हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने कार्यशैली से बहुत बड़े पैमाने पर यूपी का विकास कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के, जो समाज के निचले पायदान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। शोषित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। इनमें से कौन से सिख गुरु, ये रहा सिख गुरु पूछ रहा है, 1600, ये रहा, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, ये 1699 है, ये 1699 है, ये यहां पर मैं सही कर दिया इसको, 1699। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, 1699 है, सही कर लेंगे। मैं खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा एक निष्ठावान समुदाय है
जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। इसकी स्थापना किसने करी है आपके? क्या तेग बहादुर जी हैं? क्या गुरु हरगोविंद जी हैं? क्या गुरु हरकृष्ण जी हैं? क्या गुरु गोविंद जी हैं? तो आप जानते हो खालसा पंथ की स्थापना में लिखा है ये 1699 में हुई है आपके, और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी है। किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने करी है। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? ये गुरु गोविंद सिंह इस धर्म के 10वें गुरु हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। इन्होंने पंजाब के आनंदपुर साहिब में, कहां पर? आनंदपुर में, आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की है आपके। और पंच प्यारों को यहां से पंच प्यारों को नियुक्त किया, और नियुक्ति के साथ साथ इन्होंने सिंह की उपाधि, ये रहा सिंह की उपाधि, हर सिख समुदाय के लोगों को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनको सिंह अपने नाम के पीछे लगाने की बात कही, और पंचमकार धारण करने की बात कही। 5 चीजों के आप जानते हैं, वो 5 आपके कटार भी है, कच्छ भी है, केस भी है आपके, और आपके जो कड़ा भी है और कंगा है। 5 चीजें उनको धारण करने की बात कही। ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु रहे आपके, और ये इस धर्म के अंतिम गुरु भी माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है आपके, इसको रट लेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई है, इसको थोड़ा मेरे कहने से रट कर जाएंगे यहां से। हमारा अगला इस क्रम में जो प्रश्न है वो ये है, किस सुख गुरु ने ये सिख विवाह समारोह की शुरुआत की? क्या नाम है? आनंद कारज, यहां से आएगा ये वाला। गुरु नानक देव ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु रामदास जी ने? तो ये आनंद कारज की शुरुआत करी है गुरु अमरदास जी ने। किसने करी है? गुरु अमरदास जी ने करी है। आप जानते हैं सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु में जो पहले गुरु हैं वो गुरु नानक जी हैं, फिर गुरु अंगद हैं, और अंगद के बाद जो गुरु अमरदास हैं, फिर रामदास हैं, फिर अर्जुन देव हैं। ऐसे 5 गुरु हैं। फिर गुरु हरगोविंद हैं, गुरु हर राय हैं, गुरु हरकिशन हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, और गुरु गोविंद सिंह हैं। 10 गुरु हैं आपके। तो जो गुरु अमरदास हैं, इन्होंने इसका मतलब क्या होता है? इसका आनंद खुशी पूर्वक कार्य, क्या मतलब होता है? खुशी से खुशी पूर्वक कार्य, खुशी पूर्वक कार्य, ये इसका मतलब होता है। यानी सही तरीके से कार्य करना, यानी आनंद कार्य, यानी विवाह समारोह में सिख समुदाय में जो व्यवस्था प्रचलित है उस ठीक तरीके से विवाह को संपन्न करना ही आनंद कार्य का मूल उद्देश्य है। और इस आनंद कार्य विवाह पद्धति की शुरुआत करने वाले सिख धर्म के कौन से गुरु जी हैं? तो मैंने बताया ये सिख धर्म के 3रे गुरु हैं। पहले गुरु नानक हैं, फिर गुरु अंगद हैं, फिर गुरु अमरदास हैं, फिर गुरु रामदास हैं, और उसके बाद गुरु अर्जुन देव हैं। एक क्रम है आपके यहाँ से, ऐसे एग्जाम में हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न वो ये है, इनमें से कौन कथन सही बताना है आपको? 1975 में आपातकाल लगा, क्या गुलजार नंदा देश के पीएम थे उस समय? जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी पीएम थी, जब आपातकाल लगा तो चरण सिंह पीएम थे, जब आपातकाल लगा तो मोरारजी देसाई। ये सब फेमस है, बहुत फेमस है। देश का ये वो आपातकाल है जो 1975 से, ये छिपा हुआ नहीं है, 77 तक रहा। और इस समय देश की पीएम कौन है? इंदिरा गांधी है इस समय देश की। उत्तर क्या सही होगा इसका? ये बी उत्तर सही है। और ये कब तक रहा है? 77 तक रहा है। और इस समय देश के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? वो राष्ट्रपति हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली हैं। इस पर मैं चर्चा पीछे कर चुका हूं इनके बारे में। ये इस समय देश के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और पीएम आएगा तो बताएंगे आपके इंदिरा गांधी हैं, और राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन जी है। ये हमारे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आप किस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सीरीज का, इनमें से कौन सही मिलान है? यानी कि जोड़ा बताना है आपको, कौन सा जोड़ा सही है, सही बताना है। इनमें से क्या अनुच्छेद जो ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये लिखना भूल गया आपके लड़का वो, तो आप बताएंगे कौन सा सही है। क्या 19 में संघ बनाने का अधिकार है? 19 में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है? 19 में भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है? क्या 19 में शांतिपूर्वक हथियारों की बिना इकट्ठा होने का अधिकार है? तो इसका जो सही उत्तर है आपके वो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सी है। कौन सा? सी उत्तर सही है। यानी अनुच्छेद 19 का ए कहता है हर व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यानी भारत में संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक क्या दिया हुआ है आर्टिकल में? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है?
ये स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम है, ये वाला अधिकार है हमारे यहाँ पर इस आर्टिकल में दे रखा है आपके। और जो अनुच्छेद 19 है, कौन सा 19, इसमें हमारे 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी थी आपके, लेकिन इनमें से एक स्वतंत्रता खत्म हो गई है आपके, कौन सी, संपत्ति वाली, संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है, ये वाली संपत्ति की स्वतंत्रता, ये 1978 से समाप्त हुई है आपके। इस प्रकार स्वतंत्रताओं की संख्या अनुच्छेद 19 में कितनी रह गई है, अब इनकी संख्या केवल 6 रह गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं आपके। उनमें से ये जो क्वेश्चन दिया है वहीं से पूछा है, तो इनमें से जो अनुच्छेद 19A है वो बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण की है, अभिव्यक्ति है। जो B है वो सम्मेलन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है। जो C है वो आपका संघ बनाने का अधिकार है। उसके बाद भ्रमण करने का अधिकार है। उसके बाद घूमने फिरने की आजादी है। संपत्ति वाला मर चुका है और एंड में हमें व्यापार करने का अधिकार है, वाणिज्य का अधिकार है, वो अंत में दिया हुआ है। वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपकी जानकारी के लिए। एक अतिरिक्त जानकारी बता रहा हूं, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, यानी कि आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड हो जाता है। और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही प्रभावी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे कहने से आप रट के जाएंगे। फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के लिए बहुत विश्वसनीय बहुत सारे वीडियो में आगे देने वाला हूं आपके लिए। इसमें विश्लेषण वाली क्लास, इतिहास वाली, पॉलिटी वाली, ज्योग्राफी वाली, ये सब क्लास मैं देने वाला हूं। इसीलिए कह रहा हूं आपसे, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गलत है एक जोड़ा इनमें से, तो आपको बताना है कौन जोड़ा गलत है। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं आपके? क्या राष्ट्रपति प्रसाद में राज्यपाल का कार्यकाल रहता है? क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है? क्या 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? गलत पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है गलत। तो आप जानते हैं 30 वर्ष की आयु, ये 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहला वाला राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रसार पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर रहता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और दे करके उसको हट सकता है अपना कभी भी। लेकिन राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए ये मिनिमम एज है, आपकी आयु 35 साल होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और संविधान में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। ध्यान देंगे, ये राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यपाल हैं, इन तीनों की आयु मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। संविधान में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। इन तीनों के लिए 35 साल की आयु का होना आवश्यक है। इसको आप याद करके जाएंगे। तो इसका जो उत्तर गलत उत्तर है वो ये डी है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहां से, बाकी तीनों ये सही हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं इनको, या राष्ट्रपति सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या उपराष्ट्रपति सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं? आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये उल्लेखित है हमारे यहाँ अनुच्छेद 75 के 1 में। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे उन सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो आप बताएंगे यहां पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इसका उत्तर क्या है? सही ये उत्तर है। कौन सा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब ध्यान देंगे एक बात को, रेल मंत्री नहीं, जितने भी मंत्री होंगे, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे वित्त मंत्री, चाहे गृह मंत्री, चाहे अन्य कोयला मंत्री, कपड़ा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, हमारे यहाँ जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। और राष्ट्रपति जो भी कामकाज करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। सारे मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, या सामान्य भाषा में मंत्रियों का समूह कहते हैं। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद की मौत हो जाती है, मंत्री परिषद समाप्त हो जाता है, और यही मंत्री परिषद सामान्य भाषा में सरकार कहलाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। सही उत्तर क्या है इसका?
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, किसकी? केंद्रीय रेल मंत्री की। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, इनमें एक मिनट हो जाए यार, और देख लेता हूं एक बार। राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति, पता थोड़ा सही कर लेंगे इसको जरा, सही कर लेंगे इसको जरा। ये बी उत्तर है इसका, यहां पर थोड़ा सही करेंगे इसको। वही मैं कह रहा था, भाषा शैली समझनी है पहले आपको, थोड़ा सा यहां पर सही करेंगे बात को। यहां से ये करना है आपको, सही करना है। सही था वो, मैं समझाया सही मैंने आपको। राष्ट्रपति करते हैं आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर यहां पर, यानी कि ये अगर इसको ए मार दिया तो हो जाएगा प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर दोबारा पुनः बताता हूं, सही उत्तर क्या है इसका? बी है, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। समझ गए मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय हमारा जो अगला प्रश्न है आपके यहां से वो ये है, इनमें से कौन एक सही है? ये रहा, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। बहुत आसान है। कलाम साहब भारत के, मैंने कई बार पढ़ाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो आपको जानना चाहिए इस क्रम में 4 व्यक्ति मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। इस क्रम में जाकिर हुसैन साहब हैं, हिदायतुल्लाह भले कार्यवाहक रहे, कार्यवाहक ही रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, आप राष्ट्रपति बने और आपने उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। ये व्यक्ति देश का एकमात्र व्यक्ति है जिसने देश के 3 संवैधानिक पदों पर कार्य किया है, अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, देश के राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे और देश के उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति रहे थे। इस क्रम में कलाम साहब, तो 4 व्यक्ति मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। इनमें से 2 व्यक्ति ऐसे रहे जिनकी मौत पद पर रहते हुई, एक जाकिर हुसैन साहब और एक आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी। इन दोनों की मौत पद पर रहते हुए हुई है। ये दोनों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से संबंधित रहे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पर पहले अगर आएगा तो जाकिर हुसैन है, जो कि मुस्लिम समुदाय से जो देश के राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। और जाकिर हुसैन आप जानते होंगे देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। अक्रम आएगा तो तीसरे हैं, और वैसे बताना हो तो पहले मुस्लिम है, क्योंकि पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे कौन है? सर्वपल्ली जी, और तीसरे कौन है? जाकिर हुसैन जी। आपके 3 राष्ट्रपति हैं। क्रम आएगा तीसरे हैं, और वैसे बताना हो तो मुस्लिम तो पहले हमारे यहाँ। इस क्रम में आगे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन एक देश है, मिडिल ईस्ट का बहुत महत्वपूर्ण देश है आपके। क्या जर्क राजधानी है? क्या इरबिड राजधानी है? क्या साल्ट है? क्या अम्मान है? तो इसकी राजधानी कौन जॉर्डन की? इसकी अम्मान राजधानी कौन सी है? इसकी अम्मान राजधानी है। मैं पहले बता चुका हूं, हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन राजधानियों से आने वाला है। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट यानी कि जो हमारा मध्य पूर्व क्षेत्र है, ये कुछ बहुत अधिक चर्चाओं में मध्य पूर्व में। इसमें हमारा लेबनान भी शामिल है, सीरिया भी शामिल है, आपका जॉर्डन भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, फिलिस्तीन भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं, आपके मध्य पूर्व में आते हैं। यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं कह चुका हूं राजधानी वाले पार्ट को देकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए आने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इनमें से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? क्या ल्यू है? क्या तोगरोग है? क्या क्यात है? क्या मेटिकल है? एक क्वेश्चन मुद्रा से आएगा, करेंसी से आएगा आपका। तो तोगरोग इसकी कैपिटल है, किसके? आपके ये आपके इसकी मुद्रा है, करेंसी है किसकी? आपके ये करेंसी है आपके मंगोलिया की। किसकी? मंगोलिया की। और मंगोलिया एक स्थल रुद्ध राष्ट्र है। इसका मतलब होता है ये एक लैंड लॉक्ड राष्ट्र है, ऐसा क्षेत्र जो कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से आबद्ध हो, भूमि से घिरा हुआ हो। भूमि से आबद्ध मान होता है भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र जिसको समुद्र की सीमा स्पर्श न करती हो, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो उलन बटेर है। कौन सी? उलन, ये वाला। इसकी राजधानी बता रहा हूं मैं आपको। इसकी राजधानी है आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एकदम क्या पूछ सकता है कि मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? तो उलेन बटोर इसकी राजधानी है आपके। उलन बटेर कहते हैं कई बार इसी को। इसकी राजधानी है मंगोलिया की। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और मंगोलिया और चीन के मध्य एक बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कौन सा? ये कई बार पूछ सकता है। गोबी का मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल हमें कहां मिलेगा? तो आप बताएंगे चीन और मंगोलिया
के मध्य फैला हुआ ये मरुस्थल आपके, इसलिए पेपर वाली क्लास चल रही है हमारी एग्जाम वाली, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल किसके मध्य में स्थित है, तो बता देंगे चीन और मंगोलिया के मध्य में है ये, और उलन बटेर इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा है जो वो टोग रोग है, इसको आप लोग याद करके जाएंगे, ये मंगोलिया की मुद्रा है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। आप यहां से अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया की पूछ रहा है आपसे, दुनिया नहीं पूछ रहा है, दुनिया की नहीं पूछ रहा है, एशिया के बारे में पूछ रहा है। तो क्या इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन है, इंडोनेशिया? तो आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया वो राष्ट्र है जहां की आबादी एशिया में सबसे ज्यादा है। आपको जानना चाहिए, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम में आने वाला, ये सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र भी दुनिया में। अगर आएगा मुस्लिम आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां की है, ये विचार आ रहा होगा, तो आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया में लगभग 28 करोड़ की आबादी वर्तमान समय में, मैं लगभग बताया आपको, लगभग 28 करोड़ की आबादी आपके इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो एक लंबे समय तक कौन सी रही है आपके, जकार्ता रही है, और वर्तमान समय में नुसंतारा कैपिटल है इंडोनेशिया की, कौन सी, नुसंतारा राजधानी है, पुरानी राजधानी जकार्ता है। ये मुस्लिम राष्ट्र है। अगर दुनिया में आ जाएगा सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र, तो यूएनओ के अनुसार हमारा राष्ट्र भारत हो चुका है, नंबर 2 पर चीन आ चुका है, और नंबर 3 पर अमेरिका है। दुनिया में आएगा, और एशिया में आएगा तो भारत नंबर 1 पर है। वैसे अभी तक चीन हुआ करता था, लेकिन अब भारत हो गया है अकॉर्डिंग टू यूएनओ, और उसके बाद कौन सा है, चीन है, और नंबर 3 पर इंडोनेशिया है अगर एशिया में आएगा तो। और दुनिया में आएगा तो नंबर 1 पर भारत और नंबर 2 पर चीन हो गया है। मैं बता रहा हूं बार बार, अब तक चीन नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में जो यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है आपके संयुक्त राष्ट्र आपके जनसंख्या कोष की, उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया में नंबर 1 पर हो गया है। यहां ये पूछ रहा है, एशिया पूछ रहा है हमसे, तो हम बताएंगे इंडोनेशिया है, ये मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पर है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी ये राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गयाना का है, ब्राजील का है, कोलंबिया का है, इक्वाडोर का है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र ब्राजील का, किसका है? ब्राजील का है। इसी ब्राजील में अमेजन के वन, कौन से वन? अमेजन के वन पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें दुनिया का हृदय स्थल, इन्हें दुनिया का हृदय स्थल या इन्हें दुनिया के फेफड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं अमेजन को? इन्हें दुनिया के फेफड़े भी कहते हैं। आपके फेफड़े बोले तो लंग्स, फेफड़े बोले तो लंग्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दुनिया में किन जंगलों को फेफड़े कहते हैं, तो आप बताएंगे अमेजन के जंगलों को फेफड़े भी कहा जाता है। और ये वन कहां फैले हुए हैं? ब्राजील में फैले हुए हैं। और ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा देश है। इस क्रम में दूसरा बड़ा देश अर्जेंटीना है। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, दक्षिण अमेरिका से क्वेश्चन हमारे एग्जाम बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। वन पूछ सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य पूछ सकता है, देश पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में ध्यान बना के रखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम बार बार आते हैं। इस क्रम में अगला है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी वो पूछा प्रायद्वीप का मतलब होता है वह क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता, अंग्रेजी बोलते हैं पेनिनसुला। इस क्रम में सबसे बड़ी नदी जो आपके, क्या महानदी है, क्या गोदावरी है, या कृष्णा है, या कावेरी है? तो क्या जो सही उत्तर है हमारे एग्जाम आने वाला, सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप भारत की गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है। इसी को हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत आ जाए या आ जाए सबसे बड़ी है, या प्रायद्वीपी भारत आ जाए, ध्यान देंगे दक्षिण भारत और प्रायद्वीप भारत एक ही बात है। इनमें अंतर बताएंगे आपको अगली क्लास में, भूगोल वाली क्लास में। इसी को ये क्वेश्चन आएगा, आखिर गोदावरी कहां से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक की पहाड़ी। कौन सी? त्र्यंबक की पहाड़ी है, त्र्यंबक हिल है, वहीं से निकलती है आपके। और आप जानते होंगे जो आपका नासिक शहर है महाराष्ट्र का, वो इसी के किनारे बसा हुआ है महाराष्ट्र का। यहां से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं बड़ी फेमस आपके, उनको मेरे कहने से 2-3 याद कर लेंगे। एक तो इंद्रावती है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, इंद्रावती ये वाली। इसके अलावा प्रवरा है, ये नदी पूछी गई है, प्रवरा। इसके अलावा आपका मंजरी है, ये नदी पूछी गई है कई बार आपके। इसके अलावा सबरी है, ये नदी पूछी गई है आपके। इसके अलावा एक नदी और है बड़ी फेमस आपके यहाँ पर, वर्धा नदी, ये भी पूछी गई है आपके। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं आपके, किसकी? आपके गोदावरी की सहायक नदियां। क्या है ये ट्रिब्यूटरी हैं, ये सहायक नदियां हैं आपके, किसकी? आपके गोदावरी की। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये कहां से निकलती है? ये आपके त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है यहां से।
इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी इसी नदी को कहते हैं। इसी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये सब इसी गोदावरी नदी के नाम है। गोदावरी भारत की पवित्र नदी है। भारत की बड़ी नदी आएगी लंबी नदी तो बताएंगे गंगा है, 2525 है। और ये आएगी तो क्या बताएंगे दक्षिण भारत में, तो गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। थोड़ा उतार लेंगे इसको। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, नाम है इसका गोदावरी। इस क्रम में अगला उत्तर है हमारा संयुक्त राष्ट्र। ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? मैं पीछे बता चुका हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि फेमस आंसर है इसका। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ये वाला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है आपके, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पूरी दुनिया में मानवता के संदेश को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। 10 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, बहुत वेरी मोस्ट है यहां से। इस क्रम में अपना हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये रहा किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या जर्मनी में? इसे यूके कहते हैं शॉर्ट में हम लोग। तो ये हमारा नीदरलैंड में। कहां पर है ये नीदरलैंड में स्थित है। आखिर नीदरलैंड में कहां स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग सिटी में, ये हेग शहर में स्थित है आपके यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और ये न्यायालय जो अस्तित्व में आया है वो वर्ष 1946 में अस्तित्व में आया, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और क्या हमारे एग्जाम में यहां से आ सकता है? तो आपको जानना चाहिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश होते हैं, कुल जो जज होते हैं, जो कुल न्यायाधीश हैं, जो कुल जज होते हैं, उनकी संख्या 15 होती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इनका जो कार्यकाल होता है यह महत्वपूर्ण पूछ सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका 9 वर्ष का होता है। यह पूछ सकता है आपसे यहां से। इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि इस न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कोरम के लिए कितने लोग चाहिए? क्या के लिए? कोरम के लिए। कोरम होता है बैठक के लिए। कोरम मान होता है बैठक के लिए कितने जजों का होना आवश्यक है। तो ध्यान देंगे बैठक के लिए आपके 9 जजों का होना आवश्यक है। इतने जज तो होने ही चाहिए, 9 जज। इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है यहां से, वो बात यह है कि इसके 1/3 1/3 यानी 33% जो जज होते हैं वो हर 3 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। 3 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। इसको याद कर लेंगे यहां से आपके। यानी कि प्रत्येक कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 यानी 1/3 होता है 15 का 1/3 कितना होगा? 15 का 1/3 5 होगा। 5 जज 3 साल पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनका कार्यकाल 9 वर्ष पूरा होना चाहिए। 5 चले जाएंगे, 5 नए आ जाएंगे, जो के त्यों रिन्यू होता रहता है। अर्थात न्यायालय एक स्थायी संस्था है, कभी भंग नहीं होती है। 1/3 मेंबर यानी 15 का 1/3 होता है 5, हर 3 साल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। 5 नए जज आ जाते हैं और वो ऐसे रिन्यू चलता रहता है आपके। 1/3 जाएंगे, 1/3 आएंगे, 1/3 जाएंगे, 1/3 आएंगे। 1/3 मान होता है 33% और 15 का 1/3 होता है 5। तो 5 जाएंगे, 5 नए आएंगे, इस तरह लगातार चलता रहता है। इनका कार्यकाल आपके प्रत्येक का 9 वर्ष का होता है। इसको आप इंपोर्टेंट कर लेंगे। और ये न्यायालय कहां पर है? ये हेग शहर में। मैं बार बार कह रहा हूं ये हेग शहर में, हेग सिटी में आपके, जो कि नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है। और यूएनओ का ये बहुत बड़ा न्याय, इसी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। अभी हाल में बड़ा चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन को लेकर के। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय परिवर्तित होता है वो किसके चलते होता है? बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में, के फल में? तो जानना चाहिए पेड़ पौधों में जो निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है वो फल में होता है। कहां होता है वो फल में होता है। यहां पर ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटकर जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं कि ये अंडा परिवर्तित होता है वो किस में होता है? तो बताएंगे वो फल में होता है। इसको आप यहां से इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इस समय हमारा जो अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त CFL ये रहा और फ्लोरोसेंट ट्यूब को निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन है वो? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, के पारे की? तो क्या सही जो उत्तर है हमारे एग्जाम में, जो आपको दिख रहा होगा, आपके माइंड में आ भी गया होगा। CFL हम जानते हैं घरों में यूज कर रहे हैं, वो पारे की होती है। किसकी होती है? वो पारे की होती है।
पारे माने मरकरी की, काहे की मरकरी की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं पारा एक जहरीला पदार्थ होता है, मरकरी होता है और ये बहुत जहरीला है, इसके चलते ही जो CFL वगैरह होती है वो हमारे यहाँ सफेद कलर की दिखाई भी देती है आपके, बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक जहरीला तत्व होता है आपके। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। पौधों में पानी ये रहा और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्लोएम को कहा जाता है, ये कॉलन कायमा को कहा जाता है, या जाइलम को, या आपके स्केलेरन कायमा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है जाइलम को, ये रहा, इसको संवहनी ऊतक भी कहा जाता है आपके। और जाइलम बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का एक अन्य नाम भी है, कास्ट भी एक अन्य नाम है इसका, कास्ट मतलब वुड, ये इसी का एक अन्य नाम है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके जाइलम का एक अन्य नाम है। इसका सही उत्तर क्या है? जाइलम है। ऐसे प्रश्नों को मेरे कहने से आप लोग रट कर जाएंगे, क्योंकि रट्टम रट्टा वाले क्वेश्चन अगर आए तो विचार भी नहीं करना, तुरंत देखेंगे और तुरंत बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है आपके, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम क्या है? पुनरुत्पादक माने दोबारा से उत्पादन करने वाला, क्या गेंदा है, क्या ब्रेड मोल्ड है, क्या आलू है, या अदरक है? तो इसका सही उत्तर है आपके गेंदा। क्या उत्तर है? गेंदा। ये आपके पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम है कौन? गेंदा। इसको आप याद करके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल विचार नहीं करना, बार बार कह रहा हूं, तुरंत देखिए, तुरंत लगाइए, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, विश्लेषण में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी क्लासें सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की मैं विस्तार से कराऊंगा एग्जाम वाली क्लास में, अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है, कम समय है, ज्यादा विश्लेषण में उन्हीं प्रश्नों को कर रहा हूं जहां से ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं और जहां से संभावित तौर पर प्रश्नों की आने की संभावना है, इसलिए इसको याद कर लेंगे। ये गेंदा है आपके यहां से। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है आपके, ये वाला 33वां प्रश्न है सीरीज का, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, याद ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे आपके, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था और यह पूर्ण रूप से दुनिया का पहला सिंथेटिक फाइबर था। कौन है वो? बहुत फेमस है। क्या जैव प्लास्टिक है, क्या नाइलॉन है, क्या रेयॉन है, या आपके पॉलिस्टीरीन है? कौन सा वो पदार्थ है आपके, कौन सा वो तत्व है जो पूरी तरह से पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर है? वो नाइलॉन है। कौन है वो नाइलॉन है। ये दुनिया का पहला सिंथेटिक आपका फाइबर था, सिंथेटिक धागा है दुनिया का पहला आपके, और ये दो शब्दों के मेल से बना है, नाइलॉन। आपको जानना चाहिए दुनिया का पहला रासायनिक रेशा जो मानव निर्मित फाइबर है, अर्थात कृत्रिम धागा, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, कृत्रिम धागा, दुनिया का पहला कृत्रिम धागा, सिंथेटिक फाइबर, दुनिया का पहला, बार बार बोल रहा हूं, जोड़ देके बता रहा हूं, इसका विकास वर्ष 1935 में हुआ। ये दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं और वो दो शहर हैं, नाई माने न्यूयॉर्क, नाई माने न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का शहर है, और दूसरा है लॉन, NON, लॉन माने लंदन। ऐसी जानकारी आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। ये जानकारी आपको इस तरह की करियर प्लस के पढ़ाई के पंचायत वाले प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। इतना डीप तरीके से विस्तार पूर्वक अगर आपको जानकारी मिल रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कह रहा हूं, अभी तक चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की बेहतर जानकारी, विश्वसनीय जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसको रट कर जाएंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक करिए, और शेयर कर सकते हो तो सब तक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे क्या और आपके लिए जानकारी मुहैया कराऊं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का पहला कृत्रिम धागा कौन सा है? नाइलॉन है। इसका विकास 1935 में हुआ है। ये दो आपके शहरों के नाम पर इसका नाम रखा है। ये दुनिया का पहला सिंथेटिक फाइबर है। और आप जान लेना, नाइलॉन के आने से दुनिया में धूम मच गई, और जो कपड़ा क्रांति आई है वो कपड़ा क्रांति नाइलॉन के चलते ही आई है। कपड़ा क्रांति कहते हैं, कपड़ा क्रांति, ये वाला कम बच्चे जानते हो। कपड़ा क्रांति अगर आई है दुनिया में तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कौन है? वो नाइलॉन धागा है। नाइलॉन नहीं होता तो शायद दुनिया को कपड़े पहनने को भी नहीं मिलते, क्योंकि कपास या अन्य जो हमारे धागे हैं जो कि प्राकृतिक हैं वो उतने पर्याप्त नहीं है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को ये कपड़े पहना सके।
क्योंकि वो उतने अपर्याप्त थे संसाधन, इसलिए नायलन के मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए दुनिया को कपड़ा यदि प्राप्त हो सका है और आधुनिक कपड़ा मिला है, एक से एक बेहतरीन कपड़ा मिला है, तो उसके पीछे मानव निर्मित ये कपड़ा ही है। और फिर उसके बाद रेयन, ये भी आपका सिंथेटिक है, पॉलिस्टर ये भी सिंथेटिक है आपके, ये सब आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं आपके। इसके बाद दुनिया बहुत सारे कृत्रिम धागे आए, पर पहला आएगा तो नायलॉन बताएंगे 1935 में। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये रहा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को या 17 दिसंबर को? सही उत्तर है इसका 10 जनवरी को। इसको मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा, राष्ट्रीय अगर हिंदी दिवस आएगा तो मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। कब मनाया जाता है वो आपके 14 सितंबर को। कब मनाया था? 14 सितंबर को। इस पर पीछे चर्चा कर चुका हूं। आपके राष्ट्रीय आएगा तो, अगर आपके अंतरराष्ट्रीय आएगा, विश्व आएगा तो बताएंगे 10 जनवरी को। हमारे इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। पीछे एक वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, पुनः यहां कर लेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है आपके ये रहा, अधिग्राहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जीन बपिस्ट लेमार्क, ऑगस्टस वाइजमैन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे प्रश्न पर पीछे अपने साइंस वाले वीडियो में चर्चा की है। मैंने पढ़ा था जैव विकास का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम आएगा। जो इवोल्यूशन थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थी वो आपके। इसका सही उत्तर है जीन बपिस्ट लेमार्क। क्या उत्तर है? जीन बपिस्ट लेमार्क। इन्होंने अपनी पुस्तक ये रहा फिलोसफिक जूलॉजिक, कौन सी किताब है इनकी? फिलोसफिक जूलॉजिक इनकी किताब है आपके, इसको रट लेंगे। ये इन्हीं की किताब है आपके, किसकी? लेमार्क की। और इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने जैव विकास का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको जैव विकास का जनक भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं इनको। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध, लेमार्क का संबंध कहां से? आपके फ्रांस से। कहां के हैं ये? फ्रांस के हैं। ये फ्रांस के हैं हमारे यहां पर। और आप जान लेना, इन्होंने ही इस वर्ड को, अधिग्रहित चरित्र को, इसे बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की, ये रहा, उतार लीजिए आप लोग सब लोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जितने बच्चे मुझे सुनने या देख रहे हैं, वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड, ये वाला, ये बहुत बड़ा, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये वाला हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जैसे लक्षणों को हम लेते हैं अगली पीढ़ी को, वैसे ही लक्षणों को परोस के चले जाते हैं, अगली पीढ़ी को वो लक्षण जरूर मिलते हैं आपके। यानी वंशागति के आधार पर अगले जीवों में वो आपके जो आपके जीन हैं वो अगली पीढ़ी में अपने आप चले जाते हैं आपके। ये इन्होंने बताया, लेमार्क ने बताया है। जो आपका डार्विन है वो भी जैव विकास से जुड़े हुए हैं आपके, ये भी अगर महत्वपूर्ण है। मेंडल ने आपके वंशानुगत सिद्धांत, आपके आनुवंशिकी जेनेटिक थ्योरी दी आपके। ऐसे अलग अलग वाइजमैन ने लेमार्क की आलोचना करी आपके कई मुद्दों पर, लेकिन आप फिलहाल यहां पर कर लेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति किससे जुड़ी हुई है? लेमार्क से। और लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक, ये इनकी पुस्तक है। क्या है ये लेमार्क की पुस्तक का नाम है आपके। और इसी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जिसको कि अधिग्रहित चरित्र की विरासत, ये पूरा नाम यहां से हो जाएगा, अधिग्रहित चरित्र की विरासत। एक अन्य नाम है ये वाला, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका अधिग्रहित चरित्र की विरासत, ये इसका पर्यायवाची है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको रट लेंगे यहां से। ये हमारे प्रश्न में पूछा जाएगा। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न ये रहा, 36वां क्वेश्चन है, रिबूटिंग इंडिया। ये रहा रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग आ, ये वाला ये रियलाइजिंग आ बिलियन। थोड़ा देखेंगे यहां पर एक वर्ड छूट गया है, बिलियन। ये रहा एस्पिरेंसस, यहां कर लेंगे। पूरा दोबारा बोल देता हूं, रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग आ बिलियन एस्पिरेंसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये नामक लिखा हुआ है, इस पुस्तक का लेखक कौन है इसका? तो इसके लेखक है आपके, क्या ये सत्यार जोश हैं आपके? क्या नंदन नीलकेणी हैं? रतन टाटा हैं आपके? विशाल सिक्का है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम आते हैं। एक सही उत्तर है आपके नंदन नीलकेणी। कौन है? नंदन नीलकेणी। और नंदन नीलकेणी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आपके यहाँ पे। ये वाला हमारे एग्जाम में अक्सर आता है। नंदन नीलकेणी ने जो हमारे यहाँ वर्तमान में आधार कार्ड है उसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है आपके।
और आप इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे। तो याद कर लेंगे आपके रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंसेस, क्या है एस्पिरेंसेस है आपके, ये इसको याद कर लेंगे, ये इसकी पुस्तक का नाम है, इसको रट कर जाएंगे। इतना लंबा ना याद कर पाए तो आप रिबूटिंग इंडिया कर लेंगे, खाली इतना कर लेंगे केवल आपके, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए शॉर्ट में याद करना जरूरी है। रिबूटिंग इंडिया का संबंध किससे है, नंदन नीलकेणी से, और इनका योगदान आपके इन्फोसिस में भी रहा है। जो आधार कार्ड बना हमारे यहां उसमें भी आपका योगदान बहुत बड़ा रहा है। आपके नंदन नीलकेणी भारत के बहुत बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे, इनको याद है रट के जाएंगे। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए रिबूटिंग इंडिया। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किनके द्वारा की गई है। जीएसटी में बता चुका हूं, गुड्स सर्विस टैक्स है, जिसे हमारे यहां 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है आपके। और इसको हमारे यहां किसकी समिति पे लाया गया है, क्या चलैया, क्या विजय केलकर, या फिर ये वाला जीएसटी परिषद के द्वारा, या मनमोहन सिंह के द्वारा, कौन सी कमेटी है जिसने इसे यहां लागू करने की सिफारिश की है। तो ये विजय केलकर टास्क फोर्स है जिन्होंने इसे पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही है। एक देश एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसी में दिया गया आपके। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को, अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को हटा करके जीएसटी को लाया गया है। ये वस्तु सेवा कर है, इसके अंदर एकीकृत करों की दर रखी गई है। खुली चीजों पर 0% है, 0, 5, 12, 18, 28 ऐसी दरें इसमें। 0% खुली वस्तुओं पर है, वो नाम मात्र का कुछ भी नहीं है उस पर। 5%, 12%, 18%, 28% ऐसी दरें बनाई गई हैं। इनको आप याद कर लेंगे। विजय केलकर ने जीएसटी को लागू करने के लिए पूर्णतः सिफारिश करी है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। इसके सीरीज का अगला प्रश्न है हमारा, कोच्चि में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कि चेन्नई में। तो सही उत्तर है आपके, ये स्टेशन कहां बना हुआ है, बेंगलोर में। कहां बना हुआ है, ये भारत का ऐसा पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना जो कि अपने आप में अद्भुत रहा। और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। कब की गई है, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ये भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन है। कौन सा है, ये बेंगलोर में है, और बेंगलोर आपके कर्नाटक के की राजधानी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पहला साइबर पुलिस स्टेशन है। और इस श्रृंखला का जो एक क्वेश्चन 14वां नंबर छूट गया है आपके, उसे यहां बताता हूं। ये 14वां छूट गया था पीछे आपके इस सीरीज में ही। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्या गोरखपुर से लगती है, क्या आपके महाराजगंज से, क्या बलिया से, क्या बस्ती से। तो सही उत्तर है, इसकी सीमा किससे लगती है, आपके महाराजगंज से। किससे लग रही है, महाराजगंज यूपी का वो जिला है जिसकी सीमा आपके नेपाल के साथ लगती है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। पूरा विश्लेषण सुनने के बाद इस पूरी मॉक टेस्ट सीरीज 6वें नंबर की चल रही है, देखने के बाद आपको लग गया होगा कि इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, पढ़ाई की पंचायत को हम क्यों सब्सक्राइब करें, क्यों लाइक करें, क्यों इसको शेयर करना चाहिए हमें, या क्यों इस पर हमें कमेंट करना चाहिए। ये आपको लग गया होगा, क्योंकि पूरा विश्लेषण बहुत विश्वसनीय है, पूरा विश्लेषण सटीक है और एकदम सरल भाषा में। इसलिए इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे कि पहलू को। और मैं फिर कहूंगा, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे इसको, और कमेंट भी कर दीजिए, और जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आगे भविष्य में अधिकारी भी बनना है। अभी आप इस नौकरी को ले लीजिए, आगे आपको और बड़ी तैयारी करनी है। इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जनरल स्टडी पे एक जानकारी साझा करूंगा आपसे। पेपर होते ही तुरंत आपके विश्लेषणात्मक क्लासें, हमारी एनालिसिस क्लासें दोबारा पुनः चालू हो जाएंगी। फिलहाल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट पर भी मैं 10 तारीख से पुनः चर्चा करने वाला हूं। हिंदी के कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए विशेष तौर पर लेकर आ रहा हूं, वो एग्जाम के लिए बड़े खास होने वाले हैं आपके लिए। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। आपका प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहेगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।